Assalamualaikum everyone. Hope you're doing great. Welcome to the class, and this is day fifth of our essay session. And again, we are going to discuss paragraph writing today. Let's see what is our agenda. So, in paragraph writing skills, we will be discussing development of paragraph today. So, before our formal discussion on development of the paragraph, let's see कि हम अभी तक जो गुफ्तगू कर चुके हैं उसको ज़रा रिकैप कर लेते हैं। हमने बात की थी कि ऐसे इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट। आपका मेजर काम है ग्रामर के ऊपर, वो आपने खुद करना है। वी विल फोकस ऑन स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर की हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो देयर वुड ऑलवेज बी टॉपिक, उसके बाद देयर विल बी आउटलाइन एंड थीसिस, जिनके ऊपर डेफिनेटली इन डेज टू कम वी शैल डिस्कस, वी शैल वर्क ऑन। और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका उसके पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स में इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ्स जो कि अराउंड 18 पैराग्राफ्स होंगे, एंड देन कंक्लूजन। हमारी इस डिस्कशन का जो मेन फोकस है वो ये है कि हमने समझना है कि बॉडी पैराग्राफ्स बेसिकली कैसे लिखे जाएं। एक तो चूंकि मेजर चंक ऐसे का इनके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो हम कंप्लीट डिस्कशन रिलेटेड बॉडी पैराग्राफ्स यहाँ पे कर लेंगे वंस एंड फॉर ऑल, फॉर द सेक ऑफ द ओवरऑल क्लैरिटी। The bottom line is very much clear. If your structure is clear, your essay will pass. If it is confused, nothing else is going to save you. फिर हम स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग में भी मजीद हम आगे एक कदम आगे कि जी हम ये जो सीख रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग, तो बॉडी पैराग्राफ इज अ वेरी सिंपल पैराग्राफ बट विद दीज कंपोनेंट्स। एक उसमें टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, एंड फाइनली उसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए। एक दिन में हमने टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस को सीखा। फिर हमने कल से बॉडी ऑफ पैराग्राफ के ऊपर काम करना शुरू कर लिया। अगर हम उसकी डिस्कशन को भी समराइज कर लें तो बॉडी ऑफ पैराग्राफ के क्या कंपोनेंट्स होंगे, तो वो भी एज सच है। नंबर वन उसमें आ जाती है यूनिटी, जिसका मतलब यह है कि आपके तमाम तर सेंटेंसेस शुड बी फोकस्ड ऑन जस्टिफाइंग दैट सिंगल बर्डन ऑफ प्रूफ। सेकंड है कोहेरेंस, कि आपकी राइटिंग में ना सिर्फ लॉजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए बल्कि वर्बल कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, जो कि रिपीट ऑफ कीवर्ड्स, प्रोनाउन और ट्रांजिशनल वर्ड्स ऐसी टेक्निक से अचीव हो जाती है। उसके बाद जो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो हैं डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन पैराग्राफ। आज की हमारे डिस्कशन लास्टली विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट साइड ऑफ द पैराग्राफ, कि आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, अ पॉइंट इज टू जस्टिफाई इट, पॉइंट इज टू एक्सप्लेन इट। वो कैसे एक्सप्लेन होगा, किस तरीके कार से होगा, वी विल फोकस ऑन दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल वाली क्लास में वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो कल तक हमारी पैराग्राफ राइटिंग, पर्टिकुलरली बॉडी ऑफ ऐसे के जो पैराग्राफ्स हैं उनसे मुतल्लिक जितनी गुफ्तगू होगी वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेगी। ये एक मेथडोलॉजी है जिसको आपने फुली टेक्निकल साइड में रिटेन करना है। बाकी आर्गुमेंट साइड विल इवॉल्व ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। ओके, डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं कि डेवलपमेंट से मुराद क्या है। डेवलपमेंट से सिंपली मुराद ये है कि आपने जब एक टॉपिक सेंटेंस लिखा तो अब उसको एक्सप्लेन किस तरीके कार से करना है, किस तरह की एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, डेटा एनालिसिस वहाँ पे ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो फॉर दिस वी विल डिस्कस टूल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। अब टूल्स हैं एक बिल्कुल ही सिंपलीफाइड जो कि बिगनर और एवरेज कैंडिडेट्स के लिए हैं, वो यहाँ पे आप लोगों ने पहले समझनी है। फिर कुछ टूल्स ऐसी हैं जो कि कुछ एडवांस्ड एस्पायरेंट्स के लिए हैं। जो एस्पायरेंट्स बेसिक टेक्निकलिटी सीख लेंगे उन एस्पायरेंट्स को फिर
जो एडवांस टेक्निकलिटीज हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। सो बेसिक टेक्निकलिटीज में फर्स्ट इज रीजनिंग, सेकंड इज फैक्चुअल इन्फो, देन कोटेशंस एंड एग्जांपल्स। आप इन चारों का एक पैराग्राफ में इकट्ठा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी आप इनको यूज कर सकते हैं। बट पॉइंट इज के ये चार आप लोगों ने फ्यूचर कंटेंट डेवलपिंग स्ट्रेटजीज के लिए भी एक बेस लाइन बना देनी है। अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं तो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आपने सीखनी है एक अहम टेक्निक जिसको हम कहते हैं डेफिनेशनल पैराग्राफ, फॉलोड बाय डेफिनेशन विद इन पैराग्राफ, anecdotal method of writing a body paragraph, comparison method and so on. So ये जो टूल्स हैं वो हैं तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन फर्स्ट फोर आर वेरी मच इसेंशियल, उनके बगैर गुजारा नहीं होगा। इवन फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इफ नॉट लेस। बाकी सेवन और एट हैं, अगर आप सीख लेंगे तो दे आर गोइंग टू डेफिनेटली बेनिफिट यू। अगर आप नहीं भी सीख पाते या बाय वर्च्यू ऑफ वॉट एवर इशू आप नहीं सीख पाते तो इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ नेगेटिव इम्पैक्ट दैट यू मे इमेजिन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम आते हैं कि ये रीजनिंग क्या है, इसको हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट टेक्निक है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ये है कि यू शुड इस्टेब्लिश लॉजिक, कि कोई भी बात है तो वो क्यों है और वो कैसे है। सो यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाई फैक्टर, व्हाई समथिंग हैपेंस। फॉर एग्जांपल योर टॉपिक सेंटेंस इज फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। सो आपने फोकस किस बात बात पे करना है कि व्हाई एंड हाउ, किस तरीके कार से, ठीक है। तो उससे आपकी जो डिस्कशन है वो बेसिकली इवॉल्व होगी। आपने इस लॉजिक को यूज कैसे करना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले यू स्टार्ट विथ अ क्लेम, और इन दिस सेंस द क्लेम इज वेरी मच सिंपल, कि एक टॉपिक सेंटेंस है। देन फिर आप उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दें कि उस टॉपिक में जो दो टर्म्स हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। फॉरेन एजेंसीज एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान, ये दो मेजर चीजें हैं, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड, you need to explain them and explain them at length। फिर उनको मजीद कॉन्सिक्वेंशियल मैनर में एक्सप्लेन कर लें एंड देन जस्ट कंक्लूड कर लें। उसकी एक छोटी सी मिसाल हमने ये लिखी है, बाकी आगे चलकर मैं मुकम्मल पैराग्राफ भी आपको दिखा दूंगा। पहली मिसाल उसकी हमने ये लिखी है कि द ईरान यूएस वॉर एस्केलेटेड, व्हाई एंड हाउ, because both sides perceived each other's actions as existential threats, turning defensive measures into offensive responses and creating a cycle of retaliation and unending violence। सो आपने लॉजिक जब इस्टेब्लिश कर ली तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रेलिवेंट भी हो जाएगी, लॉजिकल और नेचुरल फ्लो के साथ भी इवॉल्व करेगी और रीडर को कन्विंस भी कर लेगी। नेक्स्ट उसमें अगली टेक्निक है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैक्ट्स मस्ट बी वेरीफाइड। फैक्ट्स, फिगर्स, इवेंट्स जितने भी हों वो रेलिवेंट हों, अपडेटेड हों। मिसाल हम बात कर लेते हैं कि इन अर्ली 2026 यूएस एयर स्ट्राइक्स टारगेटेड ईरानी न्यूक्लियर साइट्स followed by Iran's missile attacks on regional bases, demonstrating rapid escalation into direct conflict। तो ये भी फैक्ट्स हैं अपनी जगह पे, लेकिन इनको बेहतर मजीद किया जा सकता था कि इन ऑन February 28, 2026 यूएस एयर स्ट्राइक्स टारगेटेड 3 Iranian nuclear sites followed by thousands of hundreds of Iranian missile attacks on 6 different regional bases, demonstrating rapid escalation into direct conflict। तो जब आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप मतलब टू द पॉइंट और रेलिवेंट और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर ले। जनरलाइज किस्म की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसके लिए देख लें कि जो फैक्ट्स हैं ना उनकी कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके नोट्स का फैक्चुअल बुक का हिस्सा होनी चाहिए।
पहली चीज ये होनी चाहिए कि जी फैक्ट्स शुड ऑलवेज बी करंट, रेलिवेंट एंड अथेंटिक। अगर वो ऐसे नहीं होंगे तो वो इररिलेवेंट फैक्ट्स होंगे। मसलन अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन डायनामिक्स की बात की जाए और आप 2007 के फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करें, तो ऑब्वियसली दिस डिस्कशन डजंट होल्ड एनी ग्राउंड। दिस डिस्कशन इज completely pointless because the facts are neither current nor relevant and not even authentic. Maybe authentic but current और relevant नहीं है। फिर वो एग्जैक्ट होने चाहिए, नाम भी एग्जैक्ट होना चाहिए, डेट भी एंड नंबर भी। ये नहीं होना चाहिए कि जब 2018 में एक प्राइम मिनिस्टर था या जब 2013 में एक गवर्नर था, सदर था, इस तरह से नहीं। You should be knowing what factual information you are going to use and you should know it exactly. Otherwise आपने वो factual information use नहीं करनी। नेक्स्ट इसमें है कि फैक्ट शुड बी क्रेडिबल। एस्पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे सोर्सेस को कोट करते हैं जिनका किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं होता। मसलन ऐसी अखबार जो उन्होंने खुद अपने घर में पढ़ी हो बस। ऐसा सोशल मीडिया का चैनल जो उनके इलाके से बाहर कोई जानता तक नहीं हो, जिसके मुझसे भी कम फॉलोअर्स हो। तो इस तरह का कोई सोर्स यूज करना आपकी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चनेबल बनाता है रादर देन क्रेडिबल बनाता है। जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं दे आर हाईली क्रेडिबल एंड आर हाईली अप्रिशिएटेड। आप अगर चाइल्ड हेल्थ की बात करते हैं एंड यू कोट यूनिसेफ, तो दैट एसेंशियली मीन्स कि आपने बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम किया है। आप डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट की डायनामिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, यू आर कोटिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ यूएनडीपी। इट मीन्स कि आपने माशाल्लाह थोड़ा सा टाइम निकाला है और आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपनी बेहतर की है। और वही इसी तरह के फैक्ट्स आपने यूज करने चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान में डिफरेंट थिंक टैंक्स काम कर रहे होते हैं। आप उनके जो सोर्सेज हैं उनको भी साइट कर सकते हैं, पिल्डेट है, पिप्स है एंड सो ऑन। जो भी इशू है उसके ऊपर एक थिंक टैंक ऑलरेडी काम कर रहा होता है, आपने उसको ज़रूर कोट करना है। उससे मालूम ये होता है कि आप एक वेल रेड आदमी हैं, अपडेटेड आदमी हैं, और आप इस एग्जाम को वाकई एक सीरियस मैनर में लेके जो है ना चल रहे थे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई, उसके बाद इंपॉर्टेंट है जी कोटेशंस। कोटेशंस बेसिकली ये होता है कि आप अपना ओपिनियन तो दे ही रहे होते हैं जब भी आप किसी टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही अगर किसी उस फील्ड के एक्सपर्ट का ओपिनियन भी देंगे तो वो स्टेटमेंट ज़रा ज़्यादा क्वालिफाई हो जाता है। मिसाल आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि देयर शुड बी डायलॉग विद द टेररिस्ट जस्ट इन केस देयर इज अ टॉपिक सेंटेंस, और आपने आगे बात की कि कैसे ये डेमोक्रेटिक है, लॉन्ग टर्म है, इफेक्टिव है, कोलेटरल डैमेज कम होता है, इन एक्सपेंसिव भी इतना ज़्यादा नहीं है। और नॉम चॉम्स्की ने भी कहा है कि हाउ कैन देयर बी अ वॉर ऑन टेरर व्हेन वॉर इटसेल्फ इज अ टेरर। तो काइंड ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपको हेल्प आउट ये कर लेगा कि इट इज गोइंग टू रीइंफोर्स योर ओपिनियन, and by reinforcing your opinion through a credible person, through a person who is expert on that particular domain, you are winning the battle on in every sense of the term. यूज कैसे करना है इसको? सिंपल होनी चाहिए कोटेशन, ऐसी ना हो कि पूरा का पूरा पैराग्राफ ही कोटेशन हो, या कोई गैर जरूरी आपने बात याद कर ली है और उसको इन्वर्टेड कामास देकर और किसी ऐसे ही फारिग अंग्रेज आदमी का नाम लगा दें और कहें कि ये फलां जो है ना जॉन एडम ने कही है जो सिम्थ का कजन था। इस तरह से बिल्कुल कोटेशन ना लिखनी चाहिए। मॉरली भी ठीक नहीं है। एक आपकी मॉरल इंटेग्रिटी होती है और एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी होती है।
तो और वो पकड़ी भी जाती है कि एडम स्मिथ का कजन तो था ही नहीं कोई, आपने कैसे उसकी जो है ना वो बात लिखी है, ठीक है। सो वॉर इज merely द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बाय अदर मीन्स। क्लासविट्स। अब आपको पता है कि क्लासविट्स की किताब है ऑन वॉर, जहां पे उसने ये बात लिखी है। तो जब आप उस पर्टिकुलर ओपिनियन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट को कोट करेंगे, डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू बाय योर आर्गुमेंट, और इवन द एग्जामिनर इज गोइंग टू डेफिनेटली रिवॉर्ड यू ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन। अब कोटेशन को यूज कैसे करना है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। नंबर वन ये है कि कीप इट शॉर्ट। मैंने जैसे बताया कि पूरे पैराग्राफ की अगर आप कोटेशन लिख लेंगे तो बस फिर तो खत्म है, बात ही खत्म है, फिर तो कोटेशन से भरा हुआ ऐसे आपने लिखना था। एक ये आपने जहन में रखना है। सेकंड आपने करना है कि दे मस्ट डायरेक्टली सपोर्ट योर आइडिया। आप ये ना समझें कि बस वो आपने नॉन टर्म्स की लिख दिया तो बस वो ना एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, तो यार इसको तो ना बड़े बड़े लोगों का नाम पता है। अक्सर एस्पायरेंट्स ये करते हैं। और इवन मुझे याद है कि हम जिन्ना लाइब्रेरी में तैयारी करते थे तो शाम को आते थे चाय पीने, ब्रिटिश काउंसिल के साथ उधर एक है चाय वाला। तो उधर एस्पायरेंट्स इतने अजीबो गरीब किताबों का नाम लेते और इतने अजीब गरीब ऑथर्स का नाम लेते कि इनिशियल डेज में तो वो नाम सुन के बड़ी परेशानी हो जाती थी कि यार ये तो लोग ना हमने सुने हैं ना ये किताबें हमने सुनी है, पता नहीं हमारा क्या होगा। तो पता बाद में ये चलता था कि ये बिल्कुल कनकॉटेड फैक्ट्स हैं, कनकॉटेड नेम्स हैं, बोगस हैं और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और वो फिर उनके साथ बातें एसोसिएट कर लेते थे कि ये तो फलां बंदे ने बात की है। तो वो बाद में जब दो चार हमने बातें खुद क्रॉस चेक की तो उन्होंने बंदों उन बंदों का कोई वजूद ही नहीं था, वो तो जिंदा ही नहीं थे बंदे जिनके बारे में ये बातें लिखी गई थी। तो करंट अफेयर्स का पेपर हो, पाक अफेयर का, ऑप्शनल कंपलसरी, या इवन ऐसे का आपने ये हरकत नहीं करनी, आपने सिर्फ डायरेक्ट रेलिवेंट कोटेशंस लिखनी है। एक और चीज आपने जरूर जहन में रखनी है कि ओवर यूज आपने नहीं करना। एक पैराग्राफ में कोटेशन आ गई है तो ठीक है, बाकी पैराग्राफ्स के लिए भी कुछ बचा लें। और बिल्कुल फरसूदा कोटेशंस यूज नहीं करनी, चाहे वो कितने बड़े आदमी की हों। डेमोक्रेसी पे मैं ऐसे पढ़ पढ़ के थक गया हूँ, और शुरुआत ही उस बात से होती है कि जी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ओ भाई, अब्राहम लिंकन को माफ कर दो, बस उसने गलती से ये बात कह दी थी, दोबारा वो नहीं कहेगा, बस आप इस कोटेशन को चेंज कर लो। मतलब थोड़ी सी बंदा एफर्ट कर ही लेता है कि भाई डेमोक्रेसी के ऊपर 10,000 लोगों ने कोई बात की है। तो वाई इट इज सो कि आपने सिर्फ एक ही इसी कोटेशन को जो है ना अपने साथ कैरी ऑन करना है। तो ये वो कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिनको आपने ज़रूर जहन में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वो हैं एग्जाम्पल्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल या टेक्निक है इस पूरी ऐसे राइटिंग फिनोमेना और डोमेन की, वो है आपकी एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं भाई? एग्जाम्पल्स ये होते हैं कि आपकी जो क्लेम है उसे रियल वर्ल्ड इंस्टांसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे आपका जो आइडिया है वो कंक्रीट हो जाता है। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। दो लोगों का मैसेज आया कि सर आवाज़ नहीं आ रही है। जस्ट क्विकली कुछ 15 लोग मुझे बताएं कि एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू प्लीज। हाँ, ये छोटा मोटा तो इंटरनेट का देखें, ये तो चलता रहता है, ये कभी कभी एक आधा जुमला तो कॉल पे भी मिस हो जाता है। बट आई होप यू गेट सेंस ऑफ द थिंग्स जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली। सो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स की, कि एग्जाम्पल्स बेसिकली आपकी क्लेम को एक रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस में कन्वर्ट करके आपके आइडिया को कंक्रीट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये कहेंगे कि जी ईरान वार इज गोइंग टू अफेक्ट ग्लोबल एनर्जी, लेकिन उसका हमको मिसाल ना दें तो क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन इफ़ वी गिव सम एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल ईरान थ्रेट टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हाईलाइटेड हाउ द कन्फ्लिक्ट शुड डिस्टर्ब कुड डिस्टर्ब ग्लोबल ऑयल सप्लाईज। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कैसे एग्जांपल्स को यूज़ करना है उसके लिए बड़ी सादा ही टेक्निक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आपने एग्जाम्पल को हाईलाइट करने के लिए ट्रांजिशनल वर्ड का यूज करना है, लाइक फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इन केस, या वन केस स्टडी।
सेकंड, आपने उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके बता देना है, सिर्फ लिख नहीं देना कि फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, नो। आपने इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देना है। आपने ये जहन बनाना है कि रीडर बिल्कुल एक बच्चा है, उसको मैंने पूरी बात समझानी है, और जब तक वो पूरी बात नहीं समझेगा वो मेरी बात नहीं मानेगा। तो आपने रीडर को एजुकेट करना है बेसिकली, एंड इन दिस सेंस एग्जामिनर को आपने एजुकेट करना है, एंड ही विल ओनली बी एजुकेटेड वंस यू शो थ्रू द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एग्जाम्पल, नॉट जस्ट मेंशनिंग द एग्जाम्पल। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, एक चीज है जिसके ऊपर मैं इन तीनों चीजों में फोकस करता आया हूँ, चाहे वो फैक्ट्स हो, कोटेशन हो, या चाहे वो एग्जाम्पल, वो ये कि यार जब तक आप लोग रेलेवेंट नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपको नंबर नहीं मिलने। और रेलेवेंट लिखना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक दो ऐसे की जिस डोमेन में अभी माशाल्लाह प्रैक्टिस करी जा रहे हैं, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, तो कंटेंट भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा आपके लिए। रेलेवेंस बनाना तो और इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको आपने बिल्कुल पल्ले से बांध लेना है कि गैर जरूरी आपने बात नहीं करनी। ये जो बातें हम क्लास में कर रहे हैं ना, ऑनेस्टली इन बातों को करने के लिए ना पीपल विल टेक 3 आवर्स और 2 आवर्स। लेकिन क्या है कि हमारा फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर है कि यार हमने सिर्फ पढ़ाई वाली बात करनी है, टू द पॉइंट करनी है, और बस बात खत्म करनी है। बजाय कि इसके कि मैं आपको जो है ना स्टोरी सुनाना शुरू कर लूँ कि जी बलूचिस्तान में ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, सिंध में ये हो रहा है, या जैसे अफसरान कहानियां सुनाते हैं कि जब मैं वहाँ था। तो वहां से एक तो डिस्कशन अपना चार्म लूज कर जाती है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव नहीं होता। तो आपने इसी तरह से ऐसे का भी यही जहन में रखना है कि जब तक आप रेलिवेंट लिखेंगे ना, बेशक आपने 15 पैराग्राफ लिखे होंगे ना, आप पास हो जाएंगे। आप इरेलीवेंट लिखेंगे, आपने 25 पैराग्राफ लिखे होंगे ना, it is not going to help you at all। कोटेशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ इट इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मोरलेस कोटेशंस ज्यादातर होती हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट जस्ट इन केस आपने ये वाला जो प्रिंसिपल है वो जरूर जहन में रखना है। अब इन सारी बातों के बाद हम आ जाते हैं अपने मेजर मुद्दे के ऊपर। वो है कि एक पैराग्राफ हम इन सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए लिखें। हमने स्टार्ट इस बात से लिया कि यू कैन यूज ऑल फोर टुगेदर, टू टुगेदर, और इवन थ्री टुगेदर। ठीक हो गया। एक टॉपिक मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इजराइल हमास वार, अ टेस्ट केस फॉर ग्लोबल कम्युनिटी, या ह्यूमन, टेस्ट केस फॉर ग्लोबल कॉन्शंस। तो उसमें हमने उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है। The Israel-Hamas war has exposed a glaring moral inconsistency in global responses to humanitarian crises. While Western powers swiftly condemn violence elsewhere, their silence or one-sided support in the face of mass civilian casualties in Gaza raises serious ethical questions. According to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, over 30,000 Palestinians, mostly women and children, have been killed since October 2023. Yet global powers fail to enforce ceasefires or ensure humanitarian corridors. This selective empathy not only undermines international law but also reflects a fractured global moral compass. Therefore, the war is not merely a regional conflict, it is a litmus test of whether the world treats all human suffering equally or discriminates based on political alliances। तो ये एक हमने पैराग्राफ लिखा जो कि इस चीज़ को थोड़ा सा जस्टिफाई भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, और हमने प्रॉपर यूज ऑफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोटेशंस का लिख लिया। सॉरी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का हमने यहाँ पे जो यूज है वो कर लिया। वी कैन गो बियॉन्ड दैट, बट ये एक बेस लाइन है जिसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जाते हैं। A viable way forward in the Iran-US conflict lies in shifting from coercive confrontation to structured, interest-based diplomacy.
that respects sovereignty while ensuring regional stability. इसमें हमने ज़रा कोटेशन का इस्तेमाल किया है. I would like you people to take a screenshot of this slide and read it at your own layer time and learn how quotation can be used. Quotation can be placed in the start, मतलब it can be placed after topic sentence, but it will be more appropriate if it is placed later. अब हम इस गुफ्तगू को दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑफ पैराग्राफ के ऊपर फोकस किया, जिसमें हमारा ये मकसद ये था सीखना कि वी मस्ट लर्न द टूल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पैराग्राफ. बेसिक लेवल पे आपको जो आनी चाहिए वो ये है कि रीजनिंग का पता हो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का पता हो, कोटेशंस का पता हो और एग्जाम्पल्स का पता हो. कल वाली क्लास में मैं आपको सब पढ़ाऊंगा डेफिनेशनल पैराग्राफ, डेफिनेशन विद इन पैराग्राफ, अनेक्डोट एंड कंपैरिजन. फिर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ पढ़ के अपनी डिस्कशन को क्लोज कर लेंगे. आपका कल के लिए होमवर्क ये है कि आपने अब 2 पैराग्राफ लिखने हैं अपनी मर्जी के, जिसमें आपने जो पहली 4 टूल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं इनको फोकस करना है. इनको यूटिलाइज करते हुए आपने अच्छा सा 2 पैराग्राफ लिख लेने हैं. और अगर आपने कोई चीज मिस आउट कर ली है पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से, या आज आपका पहला दिन था, तो भी आप इसमें मायूस ना हो. कल हम चूंकि पैराग्राफ को कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो मैं पैराग्राफ के ऊपर एक क्विक रिकैप भी रखूंगा. 5 बजे हम शुरू करेंगे क्लास इंशाल्लाह. पहले 10 मिनट हम पैराग्राफ राइटिंग की तमाम तर जो चीज़ें अभी तक की डिस्कस हुई हैं उनको देख लेंगे, और फिर हम अपनी नई लर्निंग करके पैराग्राफ कंक्लूड कर लेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आज आप लोगों ने एक और काम करना है कि ग्रुप में फीडबैक ज़रूर देना है. मैं उसकी जो सेटिंग्स हैं वो ऑन कर लेता हूँ और उधर आप लोगों ने फीडबैक देना है. ऑन दिस नोट वी एंड द क्लास. थैंक यू सो मच.